सर, ऐसी कौन सी हालात बनी कि आप एक चिकित्सक होते हुए भी आप सामाजिक न्याय के मुद्दों से जुड़े और आपने एक संगठन बनाई और उस संगठन के तहत आपने काम करना शुरू किया, उसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर एजाज अली है। हम बेसिकली सर्जन हैं पटना में। अब पिछले 48-49 साल से हम प्रैक्टिस करते हैं, सर्जिकल प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन साथ में हम गरीबों का इलाज भी करते हैं। तो चूँकि हमने हमेशा गरीबों के ही इलाज में अपना ज़्यादा वक्त गुजारा है, इसलिए उनके सोशल कंडीशन को भी हमने समझने की कोशिश की है। तो उसमें हमने पाया है कि मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी आज सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड है, और इसी वजह से ये कॉमनल पॉलिटिक्स का विक्टिम बन जाता है आसानी से। इसकी आसानी से वोट के टाइम में, चुनाव टाइम में सौदेबाजी हो जाती है। जो हम लोग में डोमिनेंट क्लासेस हैं उनका आसानी से सौदेबाजी कर लेते हैं और सेकुलर दलों के साथ मिलकर कर लेते हैं। तो ये हमें लगा कि जब तक इनमें शिक्षा नहीं आएगी, जब तक इनकी गरीबी दूर नहीं होगी, तब तक इनको कॉमनल पॉलिटिक्स के जाल से हम बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए हमने ये मूवमेंट चलाया कि इनको भी, चूँकि ये दलित ओरिजिन के हैं, इसलिए इनको दलितों की फैसिलिटी दी जाएगी, तो नेचुरल है कि इनको एजुकेशन, इकोनॉमिकली हेल्प मिलेगा। तो ये खुद ब खुद मेन स्ट्रीम में देश के आएंगे, तब ये समझेंगे कि देश की पॉलिटिक्स क्या होती है, किसको हमको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। ये कॉमनल सेकुलर बुनियाद पर जो वोटिंग होती है, ये देश को नुकसान कर रहा है, समाज को तो कर ही रहा है। इसी बुनियाद पर हम खड़े हुए, चूँकि हमारे पास ज़्यादा लोग, गरीब लोग आते हैं, तो हमको उनको समझने का मौका ही मिला। पिछले 1984 समझिए हम समाज के बीच जाते रहे। जब मौका मिला, एक तो हर फ्राइडे हम जाया करते थे, उसके अलावा भी जब त्योहारों का वक्त होता था उसमें जाया करते थे। संडे को हम जाया करते थे, इनके बीच जाके इनके हालात को समझना और इनके जो कंडीशंस हैं, जो बेसिक कंडीशंस को समझना, इनके बेसिक व्यूज़ को समझना कि ये क्या चाहते हैं, उस पर हमने काम किया। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है और ये कहीं ना कहीं विरासत और कुछ एक लेगेसी होती है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में व्यक्ति रहता है या किसी ऐसे शख्स से उसकी वो टकरा जाता है कभी जीवन में कि उसकी पूरा परसेप्शन चेंज हो जाता है। तो आप थोड़ी अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में भी चर्चा करें तो बाकी जो व्यूअर्स हैं और जो दलित मुस्लिम या पसमानदा मुस्लिम जो है उसके बीच के जो यूथ है उनको भी आपसे बहुत प्रेरणा मिलेगी कि वो एक अलग, बिल्कुल ऑड प्रोफेशन, मेडिकल और इंजीनियरिंग जो होता है उसको माना जाता है कि मानविकी से अलग है। इन लोगों की जो समाज और इन लोगों का इंटरेक्शन सोसाइटी से उतना नहीं रहता है जितना ह्यूमैनिटी वाले लोगों की रहती है। तो आप अपने शिक्षा और शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा सा जिक्र करें और उसके बाद से आप एक बहुत ही चर्चित नामी गिरामी व्यक्ति आपके रिश्तेदार रहे हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा बताएं कि उनका क्या आपके जीवन में एक रहा असर। देखिए, बेसिकली मेरे फादर जो है बीडीओ थे। हाँ। और जो कहता ना लोगों को आँख खुलती है बचपन में, तो आँख मेरा कल्याणपुर चंपारण गांव में निकला। उस वक्त हमारे अब्बा जान जो है वो हमको मदरसा में पढ़ने के लिए भेजा करते थे, अलीफ बे ते से ये सब भेजा करते थे। तो हम लोग बोड़िया और तख्ती लेके जाते थे उस वक्त लिखने के लिए, और बोड़िया लिख जाते, बिछा के बैठते थे। तो यहाँ से मेरी शिक्षा शुरू हुई। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र होकर हम लोग मुंगेर गए, जहाँ के हम पैदाइशी हैं। तो वहाँ पे हम जो हमारा जो जनरल एजुकेशन शुरू हुआ, स्कूलिंग, वो चौथे क्लास से शुरू हुई, मिडिल स्कूल में शुरू हुई। उसका नाम था अंजुमन इस्लामिया मिडिल स्कूल। ये यतीम खाने का स्कूल था जहाँ हमारा एडमिशन हुआ था। वहीं से बढ़ के हम 7वां पास किए। उसके बाद हम फिर ज़िला स्कूल में गए, चाहे मुंगेर हो चाहे हज़ारीबाग, वहाँ गए हम। और ज़िला स्कूल से मैट्रिक पास करने के बाद फिर हम साइंस कॉलेज पटना है, इतना नंबर हमको आ गया था कि हम साइंस कॉलेज पटना में एडमिशन हुआ। उसके बाद फिर हम मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ से MBBS किया, फिर MS किया, जनरल सर्जन बने। तो ये हमारा शिक्षा का है। आप सोचिए कि एक BDO जिसके 10 औलाद हैं, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, आप समझ सकते हैं कैसी कठिन ज़िंदगी हमने गुजारी है। आप यूँ समझिए कि हमारी पढ़ाई मदरसे में बोड़िया शुरू हुई और यतीम खाना के स्कूल से हम 7वां पास किए। उसके बाद ज़िला स्कूल में गए। होगा, आप समझ सकते हैं कैसे हम जोखिम से पढ़ा, कैसे किताब भी लाइब्रेरी से लेके, लोगों से उधार लेके कैसे पढ़ा किताब, वो तो सारी मेरी ज़िंदगी में गुजरा है।
लेकिन हमको एक अच्छे सर्जिकल ट्रेनर मिल गए थे, डॉक्टर कमाल अशरफ साहब, जिनसे हमने सर्जिकल हुनर को सीखा और प्रैक्टिस उन्हीं से सीखा। ये चीज़ रहा। फिर बाद में हमारी शादी हुई। जब हम जब 4th ईयर के, मैंने फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, तभी मेरी शादी हुई। सरवर साहब, गुलाम सरवर साहब, जो बाद में स्पीकर बने हैं, उनके हम छोटी बेटी के शौहर हुए, मतलब उनके छोटे दामाद हुए। ये तो हमारा रिश्ता हुआ। हमको इतना हुआ कि उनसे रिश्ते में हमको पटना में रहने की जगह मिल गई, जो हमको प्रैक्टिस में ही मदद किया। और साथ में फिर हम जन आंदोलन में चले गए, चूँकि हम तो उसी मिजाज के थे। बोड़िया पर जो बच्चा पढ़ के निकला हो, उसका मिजाज कैसा होगा आप समझ सकते हैं। वो मिजाज आज तक मेरा बदला नहीं, हमको वो भी याद है। तो हमने अपनी ज़िंदगी उसी में गुजारी। और जैसे जैसे हम मूवमेंट, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस में आए, तो हमको लगने लगा, 84 से हम प्रैक्टिस में आए और 94 में हमने मूवमेंट शुरू कर दिया। 10 बरस तो हम स्टडी किया लोगों को, कैसे हैं, क्या है, कैसे रहते हैं। इस बीच में आपने देखा होगा कि वो शाह बानू केस का मामला आया था 1984-86 में। फिर बाबरी मस्जिद का मामला आया 1984 में किए, जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था। उसके बाद हम प्रैक्टिस बैठे। उसके बाद हम देखने लगे कि कभी जो है तो शाह बानू का मामला आया, उसके बाद कभी बाबरी मस्जिद का मामला आया। ये सब शुरू हुआ खेल। तो इसके चलते पूरे देश में लोग आंदोलन करते थे। जो हमारे जो सो कॉल्ड जो रहनुमा लोग रहे हैं, वो आंदोलन करते थे। शाह बानू केस में देखा कि दीन बचाओ और इस्लाम बचाओ, शरीयत बचाओ के नाम पर देखते थे कि मस्जिदों में ऐलान होता था, लोग हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग रोड पर आते थे। फिर उसी तरह से शहाबुद्दीन लेके खड़े हुए बाबरी मस्जिद को, तो उसमें भी देखा कि शॉर्ट मार्च, लॉन्ग मार्च क्या कर अपना लोग करते थे। और हम चूँकि गरीबों के बीच प्रैक्टिस करते थे, तो हम जानते थे कि इनके बीच दवा लेने का पैसा तक नहीं है। और इनके हालात के हम देखते थे, जो बदन पर कपड़ा रहता है उससे तो हालात का पता चलता है। तो हम देखते थे कि इनमें गरीबी है, इनमें जहालत है, और इनको लोग कि आप शाह बानू केस में रोड पर घिसेट रहे हैं और बाबरी मस्जिद के नाम पर रोड पर घिसेट रहे हैं, तो ये कैसी चीज़ है। तो हमको लगा कि मुसलमानों की लीडरशिप जो इस मुल्क में है वो गलत है। फिर हमको एहसास हुआ कि आखिर ये लीडर लोग कौन हैं। तो हमने देखा कि ये सब नाम नहाद शोरफा हजरात हैं जो लीडरशिप कर रहे हैं। इनको समाज से कोई मतलब नहीं है। समाज को सिर्फ ये अपने मुद्दे, अपने इश्यूज़ पर, मजहबी इशू पर ले आके झोंक देना चाहते हैं आंदोलन में। तो हमने कहा कि नहीं, ये एक लीडरशिप गलत है और लीडरशिप में बदलाव होना चाहिए। और ये जो डाउन टाउन मुसलमान हैं, इनके लोग जब तक लीडर बन के सामने नहीं आएंगे, तब तक ये मसले हल नहीं होंगे। उसी पर हमने आंदोलन शुरू किया और हमने एक नाम दिया। अच्छा, आपने जो संगठन बनाया था वो कब उसकी स्थापना हुई? वो 1994 में हमने बनाया था। वो बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा करके बनाया था। और इसमें हमने पेश किया था इनकी हालात को। इसके कारण क्या थे बनाने के? इनकी हालात को देख के और ये मुस्लिम रहनुमाओं के रवैयों को देख के कि ये लड़ते हैं मजहबी इश्यूज़ पर, ये बुनियादी इश्यूज़ पर नहीं लड़ते हैं। इन्होंने कभी इनकी हालात को नहीं देखा कि ये कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते ओढ़ते हैं, क्या इनकी तालीम है, कुछ नहीं है। बस गिनती में मुसलमान हैं ये, और इतनी मुसलमानों की आबादी है और हमको इतना शेयर चाहिए, हमको प्रेसिडेंट मुल्क का बना दो, हमको बड़ा बड़ा चीफ मिनिस्ट्री का पोस्ट दे दो, हमको इतनी टिकटें दे दो, हमको फलां चीज़ का चेयरमैन बना दो, उसके बाद अपना मसला हल हो गया इनका। इसके लिए एक फार्मूला का यूज़ करते थे। पहले ये सरकार को तैश दिखाते थे, उसके बाद उसको कैश करते थे ये लोग, और फिर उसके बाद ऐश करते थे ये लोग। इनको समाज से कोई मतलब तो है नहीं। तैश दिखाने के लिए इनको आबादी चाहिए, जो हमारी आबादी झोंक देते थे ले आकर। इनको मुद्दे भी उसी तरह के मिलते थे। आपने देखा होगा, कभी ये महंगाई के नाम पर नहीं लड़े, कभी ये बेरोजगारी के नाम पर रोड पर नहीं आते, कभी ये भ्रष्टाचार के नाम पर रोड पर नहीं आते, कभी बुनियादी समस्याओं के नाम पर रोड पर नहीं आते हैं। बस इनको मजहबी इशू जहाँ मिल गया, अब फिर देखिए कि शेरवानी चढ़ गया, टोपी चढ़ गया और बाल रंग लिया, उसका आगे रोड पर लेके, और इसमें गलत इस्तेमाल ये मस्जिदों में करते हैं। अब मस्जिद में आप जानते हैं कि हमने ये भी बताया था कि जुम्मा का दिन इस्तेमाल करते हैं ये लोग, जुम्मा मस्जिद को इस्तेमाल करते हैं ये लोग, और जुम्मन मियाँ को इस्तेमाल करते हैं ये लोग। जुम्मन मियाँ का मतलब हुआ 341 या मुसलमान, इसको इस्तेमाल करते हैं। अनपढ़ हैं, जाहिल हैं,
गरीब हैं, बस ये अपना मजहबी नाम पर दौड़ चलते हैं। एक नया आपने टर्म दिया सर, 341 मुसलमान, ये बहुत अच्छा भी है। इसको थोड़ा सा आप ब्रीफ में आप बताएं, 341 मुसलमान कौन होते हैं? देखिए, मुसलमानों में बहुत सारी बिरादरियाँ हैं, जैसे धोबी है, नट है, बक्खो है, हलालखोर है, मेहतर है, भंगी है, भांट है, भटियारा है, मोची है, पासी है, जुलाहा है, खटिक है, मदारी हैं, डफाली हैं। 3-4 दर्जन तो ये बिरादरी का नाम बता रहे हैं जो हिंदी बेल्ट में है। उसके अलावा आप चले जाइए वहाँ साउथ में चले जाइए, तमिलनाडु में आप तो 3 बिरादरी ऐसी मिलेगी, जैसे मरक्कायर मिलेंगे जो APJ अब्दुल कलाम साहब थे, लब्बई मिलेंगे, राउथर्स मिलेंगे, ये आबादी मिलेगी आप। उसके बाद आप केरल में चले जाइए, वहाँ आपको पुसलन मुस्लिम्स मिलेंगे, बारबर मुस्लिम्स मिलेंगे, बानाबारी मुस्लिम्स मिलेंगे, आपको मन्नन मिलेंगे, वन्नन मिलेंगे, ये मिलेंगे जो आबादियाँ हैं। उसके बाद आपको फिर वहाँ पर संगी होते हैं, संगी हैं, जो स्वीपर्स वगैरह ग्रुप होते हैं, जो नारियल तोड़ने वाले का काम करते हैं, जो मछली मारने का काम करते हैं, पुसलन मुस्लिम्स होते हैं। ये सब बिरादरियाँ मिलेंगी आपको। मतलब ये जो लोग हैं वो 341 मुसलमान, सब 43 मुसलमान हैं। उसी तरह बंगाल में आप जाइए, बंगाल में आपको मिल जाएंगे हल्दर हैं, सिकदर हैं, गाय, ये सब दलित मुसलमान हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जाइए आप, वहाँ पर आपको मिलेंगे सांसी मिलेंगे, मरासी मिलेंगे, गुडवाल मिलेंगे, बकरवाल मिलेंगे, गुज्जर मिलेंगे, खाकरोब मिलेंगे। ये सब बिरादरियाँ हैं जिनकी आबादियाँ हैं, लेकिन इनको हमेशा मार्जिनलाइज करके ही रखा गया है। इनके एजुकेशन पर, इकोनॉमी पर, इनके सोशल स्टेटस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। बस इनको वोट के टाइम में मुसलमान के नाम पर यूज़ किया गया। इन लोगों ने भी यूज़ किया, सेकुलर दल के नाम पर पार्टियों ने भी यूज़ किया। ये चीज़ है, जैसा सरबराह रहेगा, जैसा नुमाइंदा रहेगा, वैसे समाज की हालत रहेगी। तो इन इतनी बिरादरियाँ हैं, ये सबका नाम शेड्यूल कास्ट लिस्ट में मौजूद है आज भी, लेकिन इनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं मिल सका जो इनके लिए ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारी तंजीमें ऐसे मुसलमानों के नाम पर संगठनें बनी हुई हैं जो ये दावा करती हैं, ये चंदा भी लेती हैं, मुल्क में भी लेती हैं, मुल्क से बाहर भी मंगाती हैं कि हम गरीब मुसलमानों में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कभी इनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि सुधार हो इनकी हालत में, इनका एजुकेशनल स्टेटस अच्छा हो, इनका इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा हो, इनका सोशल स्टेटस हो जाए, ये मुल्क के मेन स्ट्रीम आए। लेकिन इन अदारों से तो नहीं हो सका इन 70-75 वर्षों में। तो हमने सहारा लेने की कोशिश की संविधान का, तो संविधान में हमने रास्ता निकाला। हमने देखा कि ये मुसलमान दरअसल दलित ओरिजिन के हैं, लेकिन दलितों वाली फैसिलिटी इनको नहीं मिलती है। तो फिर हम दलित फैसिलिटी वाला संविधान देखा, तो धारा 341 हमको मिला उसमें, जिसमें ये बताया जाता है कौन दलित है इस मुल्क में। तो हमने देखा कि उस पर तो बंदिश लगी हुई है कि ये मुसलमानों को नहीं मिल सकता है। ये लिखा गया शुरू में, तो जब 1950 में 10 अगस्त 1950 को जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था, उसमें तो ये लिखा गया कि ये सिर्फ हिंदू मज़हब के मानने वालों को ही दिया जाएगा। तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध सब इससे बाहर हो गए। लेकिन जब हमने पुराना 1936 का ऑर्डर देखा, जो ब्रिटिश ऑर्डर लंदन से आया था, उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ इंडियन क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट बंगाल को यह नहीं मिलेगा। बाकी जो दलित हैं, चाहे हिंदू में हो, चाहे मुसलमानों में हो, चाहे सिखों में हो, उनको मिलेगा। अब बुद्धिस्ट के वो बंगाल वाले बुद्धिस्ट को छोड़कर बाकी देश में जो बुद्धिस्ट हैं उनके भी दलितों को मिलेगा, ये लिखा हुआ है। ये तो 1950 में संविधान बन के जब 26 जनवरी का लागू हुआ, उसमें भी ये बात नहीं लिखी हुई है कि बस जो ऑर्डर में था वही इसमें लिखा हुआ था। ये तो 10 अगस्त 1950 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नेहरू जी के गवर्नमेंट ने लाया, उसमें लिखा गया कि ये सिर्फ हिंदू मजहब के मानने वालों को ही दिया जाएगा, जिसके चलते जो है तो सिख भी बाहर हो गए, बुद्धिस्ट भी बाहर हो गए, मुस्लिम बाहर हो गए, ईसाई तो पहले से ही बाहर थे। सर, आप तो फिर नेहरू जी को तो कटघरे में खड़ा कर दिया आपने। उन्होंने काम किया है तो कटघरे में किसको खड़ा करेंगे। फिर देखिए कि 1956 में सिखों को जोड़ा गया उसमें, उस वक्त तो नेहरू गवर्नमेंट ही थी। सिखों को मास्टर तारा सिंह ने तहरीक चलाई कि हमको कैसे बाहर कर दीजिएगा, तो उनको शामिल कर लिया गया। फिर बुद्धिस्टों ने तहरीक चलाई, तो एक मरतबा बुद्धिस्ट लोग तो 1969 में हार गए थे, लेकिन वीपी सिंह के ज़माने में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, उस वक्त उनको शामिल किया गया, तो बुद्धिस्ट में हो गए। लेकिन ये क्या विडम्बना रही कि उस समय नेहरू सबको शामिल करते गए और दलित मुस्लिम को शामिल नहीं किए, फिर भी मुसलमान जो है एज ए होल या पसमंदा या दलित स्टेटस वाले जो है उनको ही वोट करते रहे। उसका इसलिए कि लीडरशिप किनके हाथ में थी।
अगर जिस वक्त 10 अगस्त 1950 को जब ये प्रतिबंध लग रहा था, उस वक्त मौलाना आज़ाद थे कि नहीं थे, जाकिर हुसैन थे कि नहीं थे, बेगम एजाज रसूल थी कि नहीं थी, तजुम्मुल हुसैन साहब थे कि नहीं थे, 10 तो स्टॉलवर्ट लीडर थे, लेकिन सबके मुंह में दही जम गया था। कोई इसके खिलाफ नहीं बोल सका कि इससे नुकसान हो जाएगा, कोई इसके खिलाफ नहीं बोल सका। और हम तो ये कहते हैं कि धारा 347 पर जो प्रतिबंध लगा है उसके पक्ष में बाबा साहेब भी नहीं थे। बाबा साहेब के सामने हिंदू महासभा ने, जब वो इंचार्ज थे, इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के इंचार्ज थे, उस वक्त हिंदू महासभा ने उनके सामने ड्राफ्ट पेश किया था कि इसको सिर्फ हिंदू दलितों को ही दिया जाए। तो बाबा साहब इसके खिलाफ थे और उन्होंने इस ड्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया था। और 26 नवंबर 1949 को जब ये संविधान बन के तैयार हो गया, उस पर सारे लोगों का दस्तखत हो गया, इसको सील कर दिया गया और नेहरू जी को हैंड ओवर किया गया। उस वक्त भी बंदिश नहीं थी। ये तो ओरिजिनल 1937 का जो ऑर्डर था उसी को रखा गया था, तो उसमें बंदिश नहीं थी। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया गया उसमें भी ये बंदिश नहीं है। ये बंदिश दरअसल 10 अगस्त 1950 को नेहरू जी ने लगाया था। और क्यों लगाया? कि नेहरू जी को आप दोषी मानते हैं कि उन्होंने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के रास्ते को कुंद किया? हम उनसे ज्यादा दोषी मानते हैं, अपने मुस्लिम नाम पर जो लीडर बने हुए थे उनको ज्यादा दोषी मानते हैं। इसलिए कि अगर ये कह देते कि नहीं, इसको नहीं लागू कीजिए, तो नहीं करते लोग। लेकिन उनको मतलब क्या थी, सब तो उसी तबके के थे जो दलित तबके के नहीं, 341 ग्रुप के थे नहीं ये लोग, इसलिए उन्होंने तो देखा नहीं इस चीज़ को। लेकिन एक सवाल आता है सर, इस बीच में आपको मैं रोक रहा हूँ कि अब्दुल कयूम अंसारी साहब भी उस समय कांग्रेस में थे और उनका नाम ठीक ठाक था, कम से कम प्रदेश स्तर के तो एक बड़े नेता थे ही। तो क्या इन्होंने उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं किया या उसकी जो बारीकियाँ थे उसको समझ नहीं पाए? देखिए, दरअसल मोमिन कॉन्फ्रेंस वाले जो थे वो बैकवर्ड मुस्लिम मूवमेंट चलाते थे। उन लोगों को एहसास नहीं था कि मुसलमानों में दलित भी होते हैं। दलित मुस्लिम वर्ड तो हमने 1994 में दिया है, उसके पहले दलित मुस्लिम वर्ड आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल डिक्शनरी जो होती है उसमें नहीं मिलेगा। ये तो हमने इंट्रोड्यूस किया है। धारा 347 बारे में कोई जानता था, हमने इंट्रोड्यूस किया उसको। उसका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 का कोई जानता था, हमने उसको इंट्रोड्यूस किया है। हमने अब तक अब ये सिर्फ इसी इशू पर काम ही किया है। धारा 347, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, दलित मुस्लिम टर्म, ये हमारा ही दिया हुआ है। जो आज लोग बोल रहे हैं वो सिर्फ आप देखिए ट्रेस आउट करके, हमारे पहले आपको 94 के पहले नहीं मिलेगा कहीं। तो हमने तो इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, इसके पहले थे नहीं। तो मोमिन कॉन्फ्रेंस वाले तो बैकवर्ड मुस्लिम मूवमेंट चलाते थे, इसलिए उनको भी अंदाज़ा नहीं था। और उस वक्त स्टॉलवर्ट लीडर में तो ये लोग आते नहीं थे ना, स्टॉलवर्ट लीडर में तो वही लोग थे, मौलाना आज़ाद थे, उनकी कंपनी थी, तो लोग थे नहीं ये लोग, तो इंटरफेरेंस तो हो नहीं सका। और दूसरी चीज़ ये बताते हैं आपको शायद नहीं आइडिया होगा, 1949 संविधान नेहरू जी के हवाले किया गया। 26 जनवरी 1950 संविधान को देश के हवाले किया गया। इस बीच 22-23 दिसंबर की रात में अयोध्या कांड हुआ था, है ना। ये चीज़ अयोध्या कांड में एक बहुत माने सेंसिटिव इशू था कि एक मस्जिद के अंदर राम जी की मूर्ति पाई गई। अब समझ सकते हैं कितना, वो भी डिवीज़न का वक्त, अफरा तफरी था पूरे देश में। 1947 में डिवीज़न हुआ, ये 1949-50 की बात है, अफरा तफरी था देश में। आप समझ ही सकते हैं उसका सिचुएशन क्या था। वैसी हालत में इतने सेंसिटिव इशू खड़ा हो जाना कि ये बाबरी मस्जिद दरअसल राम मंदिर था, जिसको तोड़ के मुग़लों ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था और उसमें राम जी का दिखा दिया कि ये पैदा हो गए फिर से। तो कितना सेंसिटिव इशू है। उस सेंसिटिव इशू पर दंगे हो सकते थे पूरे देश में, तो गवर्नमेंट के लिए परेशानी हो जाती, मुस्लिम रहनुमा के लिए भी परेशानी हो जाती। तो इसमें हिंदू महासभा और एक तरफ गवर्नमेंट थी। तो उस इशू को दबाने के लिए, चूँकि उस पर ताला लगा दिया गया था, हिंदू महासभा के लोग कह रहे थे कि नहीं साहब, अब तो ये राम मंदिर हो गया, हम इसको पूजा करने की इजाज़त दे दी जाए। मुस्लिम लोग कह रहे थे कि कल रात तक ये मस्जिद थी, मंदिर कैसे हो जाएगा, तो ये साजिश है, ये सब ये कहने लगे। तो टकराव की स्थिति को रोकने के लिए इन लोगों ने समझौते का रास्ता निकाला। तो समझौता यही हुआ कि ठीक है, बाबरी मस्जिद पर ताला लगने दिया जाए, ना इसमें पूजा होगा ना नमाज होगा। एक ताला लग गया तो हिंदू महासभा के खिलाफ चला गया, चूँकि वो तो कह रहे थे कि हम तो इसमें अब पूजा करेंगे। तो मुसलमानों को रिलैक्सेशन मिल गया कि साहब जो है तो कम से कम अगर नमाज नहीं होगी तो पूजा भी नहीं होगी।
तो ये हो गया कि ताला लग गया, तो हिंदू महासभा ने कहा कि ठीक है हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको भी एक ताला लगाना पड़ेगा। तो ताला वो लगाना पड़ेगा जो समझौता हुआ बिटवीन द नेहरूज गवर्नमेंट एंड द हिंदू महासभा। ये समझौता हुआ कि अगर बाबरी मस्जिद पर आप ताला लगाओगे तो आपके संविधान की धारा 341 पर भी ताला लगाना पड़ेगा। ये फैसला हुआ दिसंबर के महीने में, चूँकि 26 जनवरी को ये संविधान को हैंड ओवर करना था। हैंड ओवर करने के पहले तो सील किया हुआ, तो उसको अमेंडमेंट तो पार्लियामेंट ही कर सकती थी। तो इन लोगों के बीच समझौता हुआ। तो मेरा ये कहना है कि द रिलीजियस बार ओवर द आर्टिकल 341 वाज अ रिपरकशन ऑफ अयोध्या डिस्प्यूट। एक ताला बाबरी मस्जिद पर लगी कि पूजा नहीं होने दिया जाएगा, तो दूसरा ताला लग गया धारा 341 पे कि दलित मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। ये समझौता था बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द हिंदू महासभा। इसी समझौते के तहत जब पर ये संविधान हैंड ओवर हो गया, उसके बाद 6 महीना 6.5 महीने के बाद ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, जिसमें ये लोग क्या बोलते हैं, ये तो समझौता पहले से किए हुए थे। तो इन लोगों ने ऑर्डिनेंस को लाया, और आपको हैरत होगी कि ये ऑर्डिनेंस का वैल्यू सिर्फ 6 महीने का होता है। किसी भी ऑर्डिनेंस का वैल्यू सिर्फ 6 महीने का होता है। लेकिन इस ऑर्डिनेंस को संविधान में 1956 में इसको एसिमिलेट किया गया, उसको एब्जॉर्ब किया गया। 6 साल तक तो ऐसे ही चलता रहा ये ऑर्डर, किसी ने कुछ नहीं बोला। क्या बोलेंगे ये लोग? इन लोगों का करतूत है ये, क्योंकि ये समझौता किए हुए थे। और इसमें जिन लोगों ने समझौता किया उसमें नेहरू गवर्नमेंट में कौन लोग थे? तो समझौता कर लिया आप दलित मुसलमानों के आरक्षण पर, आप और चीज़ों पर समझौता कर लेते, आप आर्टिकल 30 पर समझौता कर लेते, आर्टिकल 29 पर समझौता कर लेते, आप माइनॉरिटी स्टेटस पर समझौता कर लेते। वो नहीं किया, चूँकि वोकलिस्ट सेक्शन का राज था, उन्होंने धारा 341 पर समझौता कर लिया। एक बहुत बड़ी आबादी मार्जिनलाइज हो गई, जो आज हालत देख रहे हैं आपका। तो हमको तो इस बात का बहुत ये है कि साहब इन लोगों ने समझौता कर लिया। अगर हमारे जैसा आदमी होता उस पर, तो हम आर्टिकल 29, 30 पर समझौता कर लेते, लेकिन 341 पर नहीं समझौता करते। हम आर्टिकल इक्वलिटी बिफोर लॉ पर हम समझौता कर लेते, लेकिन इस पर नहीं करते। तो ये तो हमारा व्यू रहा है जो हम आपको बताया हमने। तो नेहरू गवर्नमेंट ने तो किया ही इस चीज़ को, इसमें एसोसिएटेड थे ये लोग। अब क्या समझते हैं, हिंदू महासभा में मुसलमान लोग थे, या फिर आरएसएस में मुसलमान लोग थे, या जो जनसंघ था उसमें मुसलमान लोग थे? नहीं थे, ये तो इधर ही थे सब लोग। इन लोगों ने समझौता कर लिया। लेकिन ऐसे लोगों के हक पर समझौता किया जो बेज़बान था। इन लोगों को ज़बान तो हमने 1994 में दिया कि आप भी खड़े हो, धोबी है, नट हैं, बक्खू हैं, लालखोर हैं, मेतर हैं, भंगी हैं, बाट हैं, इन लोगों को हम ज़बान दिया कि तुम भी खड़े हो जाओ लेने के लिए सबको। तो आज देख रहे हैं आप जो हो रहा। आपका जो ये मुहिम है सर, जो आप मुहिम चला रहे हैं इतने दिनों से, और एक बहुत बड़ा असर पड़ा, बिहार की पूरी राजनीतिक जो चेतना है वो इस देश में एक मसाल का काम कर रही है। तो इधर क्या असर आप देख रहे हैं बिहार के बाहर और बिहार के अंदर? अभी भी बिहार की जो प्रमुख सियासी पार्टियां हैं वो आपके एजेंडे को लेके और जितनी तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। देखिए, एक तो चीज़ ये लोग गलत जानते हैं। देखिए, हमारे दिल्ली में ऑफिस है, सेंट्रल ऑफिस है, हमारी लखनऊ में ऑफिस है, हमारी बंगाल में ऑफिस है, 6-7 स्टेट में हम लोग मूवमेंट को चलाया है इतने वर्षों में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार है। ये सही है कि बिहार में हम हैं, लेकिन मूवमेंट तो हमारी टीम चलाती रही है हमेशा। अब भोपाल जाइए, वहाँ आपको लोग बोलेंगे, लखनऊ में बहुत जगह लोग बोलेंगे। 22-23 डिस्ट्रिक्ट लखनऊ का हम लोग दौरा किए हुए हैं। दिल्ली में हम लोग बड़ी बड़ी रैली किया है इस पर, इलाहाबाद में रैली किया है इस पर, तमिलनाडु में इस पर प्रोग्राम किया हमने। हम सिर्फ 2 ही जगह पर नहीं जा सके, कर्नाटक नहीं जा सके और गुजरात नहीं जा सके, वरना आसाम में भी हम रैली किए। इसके पीछे क्या कारण था? नहीं जा सके चूँकि देखिए, हमको चूँकि एक नया कंसेप्ट हमने दिया, तो कंसेप्ट को तो लोग समझ गए, लेकिन जो किसी तहरीक को शुरू करता है ना, उसको सब जगह जाना पड़ता है। आप समझते हैं कि आंदोलन में क्या खर्च होता है, इतना बड़ा मुल्क है, समाज में क्या होता है। उस जगह चूँकि नया कंसेप्ट है, हम जब तक जाकर लोगों को समझाएंगे नहीं, तब तक लोग समझेंगे कैसे? ऐसा तो नहीं है कि वो शाबानू कह सके सब समझ जाएंगे कि पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है, पर्सनल लॉ क्या है। बाबरी मस्जिद है कि तुरंत लोग समझ जाएंगे, या 3 तलाक है कि तुरंत लोग समझ जाएंगे। ये तो मस्जिदों में समझाया जाता है, हमको तो समाज के बीच जाके समझाना है। ऐसे लोगों को समझाना है जो कम पढ़े लिखे हैं, जो गरीब हैं, उनको समझाना भी आसान नहीं होता है। उनको मजहबी इशू तुरंत समझ में आ जाएगा,
लेकिन ये बुनियादी समस्या, उनको बुनियादी इशू समझ में आता नहीं है। तो हमको तो अकेले मेहनत करना पड़ता था। तो उसके लिए हमको प्रोफेशन से पैसा भी कमाना है और ले आकर तो काम भी कराना है। तो इसमें तो नेचुरल है कि होगा ही, लेकिन फिर भी हमारी टीम आज भी लगी हुई है। आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन हम लोग काम करते रहते हैं इस पर। ऐसे थोड़े ही है कि सच्चर कमेटी ने इस रिपोर्ट को पेश कर दिया, ऐसा थोड़े ही है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने इसको रिकमेंड किया। आपको बता दें कि वाजपेयी साहब के ज़माने में संविधान समीक्षा आयोग बनाया था, उसमें सिर्फ हम ही लोग को बुलाया गया था। हम लोगों ने 341 की वकालत की थी, वाजपेयी साहब ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया था और अपने संविधान समीक्षा आयोग को रिपोर्ट में भी कहा कि ऐसे मुसलमानों को मिलना चाहिए था शेड्यूल कास्ट का दर्जा, इनके साथ स्पेशल केयर होना चाहिए। ये सब कुछ हो चुका है। उसके अलावा माइटी कमीशन, ये सब किसी दूसरे का कराया हुआ थोड़ा ही है। अब दूसरे लोग बैठ के मुहर मारते रहें वो अलग बात है। इसका मतलब है कि वाजपेयी जी भी इस मुद्दे पे एग्री थे। वो अगर दूसरे मरते वो जीत जाते ना तो ये मेरा इशू पूरा हो जाता। हम तो इसी इशू को सिर्फ पूरा कराना चाहते हैं, हम और कुछ नहीं चाहिए। हमको ना पॉलिटिकल पोस्ट चाहिए ना हमको कोई ये चाहिए। हम चाहते हैं सिर्फ कि 341 का इशू पूरा हो जाए, वो भी हम देश और देशवासियों के लिए चाहते हैं कि एक बड़ी आबादी मेन स्ट्रीम में आएगी, वो समझेगी कि हमको किसको वोट देना चाहिए, किस बुनियाद पर वोट देना चाहिए। सिर्फ हम लोग 70-75 बरस से कभी मंदिर मस्जिद, कभी हिंदू मुसलमान, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा कोई कौमी इशू देखा आपने? इसके अलावा कोई नेशनल इशू देखा? आज भी चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे समाजवादियों की सरकार रही हो, चाहे ये संघ की सरकार रही हो, जो भाजपा की सरकार, आप देखिएगा बस इन्हीं के पास 3 ही इशू ही है। चाहे तो मंदिर मस्जिद करेंगे, चाहे हिंदू मुसलमान करेंगे, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे। कभी ये महंगाई के खिलाफ नहीं लड़ते, कभी बेरोजगारी के खिलाफ नहीं मूवमेंट चलाते, कभी ये जो है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन आप जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि वाजपेयी जी दोबारा जीत जाते, मतलब जैसे आप विश कर रहे हैं, तो ऐसे आपके ऊपर तो ये आरोप लगाया जा सकता है कि आप तो भाजपा के सपोर्ट करने वाले हैं। देखिए, हमको तो ये लोग ही समझता है कि कौन दल के आदमी हैं ये, कभी इस दल में तो कभी उस दल में। सही माने में हमने कभी लालू का सपोर्ट किया, कभी रामविलास पासवान का सपोर्ट किया, कभी नीतीश कुमार का सपोर्ट किया, कभी समाजवादी का सपोर्ट किया, कभी बहुजन समाज का सपोर्ट किया। तो क्या आप इसका मतलब है कि भाजपा को इस समय सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा हम तो कहते ही हैं जो 341 को पूरा करेगा उसका हम साथ देंगे, हम तो कहते ही हैं इस चीज़ को। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि हम 341 साल नहीं हुए कभी, क्योंकि उसको हमने जन्म दिया है, इसलिए उससे तो अलग हो ही नहीं सकते। हमको जो लगेगा कि ये हमारा काम कर सकता है उसका हम साथ देते हैं। हमने रामविलास पासवान को 3 से 30 MLA तक भेजा था, वो चाबी लेकर घूमते थे सत्ता की, उनसे पूछ ली थी आप जाके, वो कहते थे कि हमको 341 मुसलमान नहीं हमको वोट देके आज इस लायक बनाया कि हम 3 MLA से 30 MLA तक चले गए। 1 MP से हम 3 MP 4 MP चले गए। अब तो उनके बेटा तो 6-5 MP लेके आते हैं। आप समझ लीजिए इस चीज़ को। तो क्या उनके बेटे भी इस मुद्दे को लेके आपकी कभी मुलाकात, कोई बात हुई? अभी उनसे हम बात इस मामले पर नहीं की। रामविलास पासवान तो इस मामले में सबसे ऊंचे थे हम लोग के। मायावती भी इस चीज़ को कहती थी, उनसे भी मिले हम जाकर, कहती थी कि एकदम मिलना चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी प्रिविलेज दलित हैं वो उनके गले से नहीं घुटाएगा ये, क्योंकि उनको लगेगा कि मेरे कोटा में शामिल हो, इसलिए वो कहती थी कि इनको शामिल कर लो, साथ में कोटा को बढ़ा दो, ये कहती थी। हमको भी लगता था कि वो सही बात बोलती है। और एक चीज़ जान लीजिए सर, बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमको स्पेशली अगर आपको लगता है कि असेंबली कंस्टिट्यूंसी वगैरह डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें हमको मत ले आइए। हमारे तो कुछ लायक है भी नहीं कि लड़ेंगे चुनाव। हम उस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ पर नहीं जाते। वो आप लड़िए, आप हमारे लीडर हैं, मायावती हमारे लीडर हैं, रामविलास पासवान हमारे लीडर हैं, आपको चिराग पासवान उसी कैटेगरी से तो वो लीडर हमारे हैं, जो भी लोग हमारे लीडर ही हैं। आप लड़िए उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, आप हमारे मुद्दे को उठाइएगा, क्योंकि आपके हम भाई हैं इसलिए उठाइएगा, तो आपकी लीडरशिप हमें कबूल है। लेकिन इन अपर कास्ट जो सो कॉल्ड सोफा मुसलमान हैं, इन लोगों ने कभी इस चीज़ को नहीं उठाया, तो हम उसको लीडर कैसे मान लेंगे? इसलिए वो आप रखिए हिस्सा। लेकिन शेड्यूल कास्ट के नाम पर और सब फैसिलिटी जो मिलती है, जैसे मुफ्त शिक्षा मिलता है, PM आवास योजना से मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है, लाल कार्ड मिलता है, लाल राशन कार्ड मिलता है, या इंटरेस्ट लोन मिलता है, ये गांव में सड़कें बनती हैं, बिजली का इंतज़ाम होता है, हमारे गांव में भी जैसे दलितों गांव में होता है वैसे, या फिर अस्पताल बनते हैं, स्कूल बनते हैं। कम से कम वो फैसिलिटी तो एक्सटेंड कर दीजिए इन समाज को। छोड़िए कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ को, पारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेट्स एड्स एंड फैसिलिटी वो तो आप दे सकते हैं, वो दे दीजिए।
अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो कम से कम जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, जिसको SC/ST एक्ट कहता है, उसमें तो इन मुसलमानों को शामिल कर दिए। कहा कहते ये जो मॉब लिंचिंग है जो इनके साथ होता है, या बुलडोजरिंग इनके साथ हो जाता है, या झूठे मुकदमे में इनको फंसा दिया जाता है, जेल हो जाता है, इनके खिलाफ गलत नारे लगने लगते हैं, धार्मिक इश्यूज, धार्मिक जुलूसे, इस सब पर जो गलत इस्तेमाल होने लगता है, कम से कम इस पर तो बंदिश लग जाए, ताकि ये जो कमाने खाने वाले लोग हैं कम से कम कमा पी के अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आपको एक बता देते हैं, ये समाज जो दलित मुस्लिम्स है, इसकी बहुत बड़ी आबादी आज इस देश में महासेवक है। आप टायर पंक्चर का देख लिए मामला, दलित समाज मुस्लिम बनाता है। पूरे मुल्क में टायर पंक्चर बनाने वाला आपको 99% जो है तो यही दलित मुसलमान मिलेगा। कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है। आप 2 बजे रात में जाइएगा तो आपको खोल के पंक्चर बना देगा। वो जानता है कि अगर हम नहीं बनाएंगे तो रात भर ही गाड़ी में सड़ेंगे। इनकी 20 लाख 25 लाख की गाड़ी है, ये साहिब हैसियत लोग हैं, ये सड़ेंगे रात भर रोड, इसलिए उनके काम कर। पैसा ज़रूर लेता है लेकिन काम कर देता है। अगर उन्हें बनाए तो क्या होगा, रात भर सड़े लोग। तो टायर पंक्चर का काम करते हैं पूरे देश में। आप देखते होंगे कि पेट्रोल वाले सब हड़ताल कर देते हैं, ट्रक मालिक लोग हड़ताल कर देते हैं, लेकिन टायर पंक्चर वाला कभी हड़ताल नहीं करता है। अगर वो 5 दिन हड़ताल कर दे तो करोड़ों गाड़ी रोड पर लग जाएगी, कौन बनाएगा। गराज देखिए, ज़्यादातर गराज जो है तो मुसलमान दलित लोग ही करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट चीज़ सेवा कर रहे हैं ये। देखिए आप जैसे होली का त्यौहार देखिए, होली जब जिस दिन होता है उस दिन कितना लोग मटन और चिकन खाते हैं, लेकिन मटन चिकन बनाता कौन है, ये मुसलमान जो चिकवा चिकवी जो होते हैं ये लोग बनाते हैं ना। तो कितना बड़ा सेवा कर रहा है। अगर वो कहेगा हम नहीं बनावेंगे तो होली का रंगे ख़राब हो जाएगा। तो हम कितना बड़ा महासेवक हैं। कपड़ा बुनने का काम, कपड़ा सिलने का काम कौन कर रहा है। अगर ना बुने सिले तो बदन पर कपड़ा कहाँ से आए। आज देखिए कि जूते चप्पल की फैक्ट्रियों में आपको 80-85% मुसलमान लोग हैं जूता चप्पल बना रहे हैं। आप सोचिए कितना, हम लोग जूता चप्पल पहन के घूमते हैं और हम लोग समझते हैं ये मोची या रविदास लोग बनाते हैं। नहीं, आज ज़्यादातर मुसलमान लोग बना रहे हैं। कितना बड़ा सेवक है आपका। उसी तरह से जो भी छोटे छोटे कारोबार हैं उसमें मुसलमान लोग ज़्यादा हैं। वो ठीक है, मेहनत कर रहा है, लेकिन देश का महासेवक है। हम चाहते हैं कि इस महासेवक को कुछ उसका हक तो दे दो। हम उन मुसलमानों की पैरवी नहीं कर रहे हैं जो हमेशा बाँह दिखाते रहते हैं, हम हैं, हमने सत्ता हो, हम नहीं, वो नहीं करते। जब मुग़लों का राज था तब भी हम इसी हालत में थे, जब ब्रिटिश राज आया तो भी हम इसी हालत में हैं, आज जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था तो भी हम उसी हालत में। हम तो महासेवक देश के शुरू से आज तक हैं। लेकिन कम से कम जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे एक भाई को फैसिलिटी दी गई है तो इनको क्यों नहीं दिया जाए, ताकि ये भी मेन स्ट्रीम में आए। अगर इतनी बड़ी आबादी मेन स्ट्रीम से बाहर रहेगी तो आप समझते हैं कि देश को 100% विकसित माना जाएगा। आप 247 का आप टारगेट रखे हुए हैं, लेकिन जब तक इसको मेन स्ट्रीम में नहीं लाइएगा तो आप समझते हैं दुनिया आपको मानेगी कि 100% नहीं मानेगी। इसलिए हम कहते हैं कि अभी भी वक्त है, दे दीजिए।